नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके साथ जो एक सी वोटर का सर्वे आया है उसको लेकर के अपना एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सी वोटर ने, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सी वोटर ने 305 310 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपने सर्वे में दिखा दी हैं और इंडिया गठबंधन को मात्र 150-60 के आसपास। तो ये तो हो गई बात सी वोटर के सर्वे की, लेकिन अब मैं इस पर आगे बात करूंगा कि सी वोटर को इस समय सर्वे करने की क्या आन पड़ी। जो उसने अपना सर्वे किया और जनता के सामने रख दिया। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने ये सर्वे के लिए उससे कहा हो, या एजेंसियां अपने आप भी कुछ सोचती रहती हैं कि सर्वे कर लो और अपने को लाइमलाइट में ले आओ। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि सर्वे जो किया है, अब उस पर मान लेते हैं कि यह सर्वे सही है, तो अब उस पर जो विरोधी दल हैं, विरोधी दल में अब एक संगठन बन गया है इंडिया गठबंधन, तो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए और उसको अब इस मामले में अपना जो सर्वे है उस पर अपना ध्यान देना चाहिए उसे। क्योंकि ध्यान नहीं देगा तो फिर शायद सर्वे का कोई न कोई जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। लिहाजा मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको इस सर्वे पर ध्यान देना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए और उस पर मंथन करना चाहिए कि आखिरकार इंडिया गठबंधन को 150 के आसपास सीटें किस आधार पर दी जा रही हैं और कहाँ हमारी गलती है और क्या है। तो अभी मैं आपको दक्षिण भारत ले चलता हूँ। दक्षिण भारत में शायद भारतीय जनता पार्टी को सी सर्वे ने 18 से 20 सीटें दिखाई हैं। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा, तेलंगाना, ये राज्य हैं दक्षिण भारत के जिनमें इंडिया गठबंधन को काफ़ी सीटें दिखाई हैं और वहाँ पर लगभग 150 के आसपास सीटें हैं। इनमें से 110 के आसपास दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन को सीटें दी गई हैं और बाकी सीटें मध्य भारत और उत्तर भारत की हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो पश्चिमी इंडिया के बारे में है। तो अब यहाँ पर देखिए, सर्वे करने वालों ने बिल्कुल सही अपना आंकड़ा दिया है, क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना काम कर रही है और DIMK भी अपना काम कर रही है तमिलनाडु में। और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन पहले से ही काम कर रहा है, वहाँ सरकार चला चुका है। बाकी जो राज्य हैं जैसे तेलंगाना है, वहाँ भी सरकार बनाई है अभी कांग्रेस ने, और कर्नाटका में थोड़ी दिन पहले उसने चुनाव जीता है, और उड़ीसा एक अलग राज्य है, उसके बारे में भी उसने अपना आकलन पेश किया है। तो ये तो दक्षिण भारत की बात हो गई। अब आप देखिए उत्तर भारत में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में खींचतान मची हुई है, कोई आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो इस वजह से जो सी वोटर ने जो सर्वे किया है वो उसका अपना आकलन उस हिसाब से है कि जब आपका अभी जैसे सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपका कोई गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा
अपनी अपनी खींचतान मची हुई है। समाजवादी पार्टी ने तमाम जगह बैकडोर से हीलावाली करते हुए सीटों का डिक्लेरेशन भी शुरू कर दिया है। दूसरी बात, पिछली बैठक में दिल्ली में रामगोपाल यादव ने पूछ लिया था मल्लिकार्जुन खड़गे से कि आप क्या बात चला रहे हैं, बसपा से बातचीत चल रही है आपकी, तो क्लियर करिए उसको। ये सब बातों से मामला अभी तितर बितर लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया गठबंधन यहाँ काम नहीं कर रहा, लेकिन वो जो बातें चलती हैं उससे दिक्कत होती है, और वो दिक्कत सी सर्वे ने अपना उसी हिसाब से दिखाया है। यदि यही हाल रहा और पिछले चुनाव को ध्यान में रखें, लोकसभा का चुनाव, तो उसमें 10 सीटें मायावती को मिली थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, तो 15। लेकिन आज के हालात में राम मंदिर को आगे रख करके जो सी वोटर अपना सर्वे दिखा रहा है उसमें पूरा स्वीप कर रहा है सारी चीज़ों, क्योंकि ये सारे दल अभी फिलहाल अलग अलग लड़ने की स्थिति में हैं, जहाँ तक अभी तक की जो बातें हैं। तो इसलिए यहाँ गठबंधन का कोई अस्तित्व जब दिखाई नहीं दे रहा है, तो सी सर्वे ने अपना उसी हिसाब से वोटर का मत जानने की कोशिश की है। मैं किसी पार्टी विशेष या किसी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने जो आंकलन मुझे दिखाई दे रहा है, मैं सी सर्वे का जो सर्वे है उससे भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने जो बात वर्तमान हालात को देखते हुए गठबंधन इस समय कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको लेकर के जो सर्वे उसने किया है, मतदाता का मन टटोला है, उसके हिसाब से वो सर्वे मुझे कहीं तक फिट लगता है कि जब आप तितर बितर हैं, उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर जब 4-4 प्रत्याशी आपके खड़े होंगे, तो फिर नेचुरल है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिलहाल अपना अपना राग जो अलापा जा रहा है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसे लड़ लूँगा, वैसे लड़ लूँगा, तो ये सारी चीज़ें इस सर्वे में साफ तौर पर झलक रही हैं। अब देखिए, आप एक आकलन देखिए कि 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और बिहार, यहाँ पर बाकायदा गठबंधन है पूरी तरह से, और वहाँ पर भाजपा स्वीप है। आप सोचो, तो ऐसा नहीं है जहाँ गठबंधन है वहाँ पर वो सर्वे ने अपनी पूरी बात दिखाई है। और जैसे बिहार में है, उनका अपना गठबंधन है, पहले से चल रहा है, 3 दलों की सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में है, वहाँ पे भी 3 दलों का गठजोड़ है बाकायदे, तो वो सारा उस तरह से वो सर्वे में आ गया है, और वहाँ के वोटर ने उसी हिसाब से, या जो रेशियो है सर्वे का, उस हिसाब से अपनी बात, अपना मन बना करके जो सी वोटर के जो लोग हैं सर्वे में गए होंगे, उनको अपनी बात कह दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आप तितर बितर हैं तो निश्चित तौर पर आप अभी नरेंद्र मोदी को 10 साल के, अभी तो 20 साल तक आप नहीं हिला सकते, ऐसे ही चलता रहा तो इसलिए वो सर्वे को आप नकार नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात, अब बात आती है, यदि आप यहाँ पर आपका गठबंधन हो जाता है यूपी में पूरी तरह से, तब की स्थिति क्या होगी? तब की स्थिति ये होगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ जाएगी। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ से 80 सीटें आती हैं, और 80 सीटों में से मैं समझता हूँ 70-75 भी सीटें ले गई भारतीय जनता पार्टी, तो उसका तो बल्ले बल्ले है, फिर उसे कौन रोक सकता है? तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। अभी इंडिया गठबंधन को इस सर्वे से सतर्क हो जाना चाहिए, और खुद को बड़ी बुआ न बना करके, हर दल अपने को बड़ी बुआ समझ रहा है, उसको न समझ करके जो एक लाइन ली हुई है नीतीश कुमार ने, और वो 3-4 बैठकें हो चुकी हैं उसकी, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और अपने को सत्ता से दूर रखते हुए खुद को अपने कैंडिडेट दूसरों को भी देना चाहिए और अपने भी उतारने चाहिए, तब तो बात बन सकती है। अन्यथा की स्थिति में जो सर्वे है वो बिल्कुल सटीक है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक चीज़ तो ये रही। अब बात चल रही है सर्वे, मान लीजिए गठबंधन नहीं बनता है तो मैंने ये हालत बता दी। यदि गठबंधन हो जाता है तब उसमें देखिए, राहुल गांधी मैं समझता हूँ अपनी सारी बैठकों में वो अपनी बात कह चुके हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है
अभी दिल्ली की बैठक में यहाँ तक बोल दिया कि भाई जहाँ पर जो व्यक्ति भारी संख्या में वोटों का जिसके पास भारी भरकम वोट हैं वो अपने राज्य में अपनी स्थिति को स्वयं तय करे और जो दूसरे दल हैं उनको सीटें दें। तो उसमें अब देखिए उत्तर प्रदेश में दो ध्रुव हैं। भले ही मायावती को 1 सीट मिली है विधानसभा में और अखिलेश को 130 के आसपास मिली है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं देखी जानी चाहिए। यहाँ वोट का प्रतिशत देखना है और वोट किसके पास है किसके पास नहीं है ये भी चीज़ देखनी है। और इसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो ईगो प्रॉब्लम है उसको आपको निश्चित तौर पर दूर करना पड़ेगा। ईगो जब तक रहेगा तब तक गठबंधन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब नेताओं के बीच ईगो रहेगा तो मैं समझता हूँ हर उस दल के नेता के जो वोटर हैं उसके अंदर भी ईगो रहेगा। जब तक दिल नहीं मिलेंगे तब तक जनता के भी दिल नहीं मिलेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। मैं आपको बता दूं यादव है उसका अपना ईगो अखिलेश यादव के हिसाब से चलेगा, जाटव वोट है वो उसका ईगो अपनी कुमारी मायावती के हिसाब से चलेगा। तो निश्चित तौर पर जब तक आपस में दिल नहीं मिल जाएंगे, खुलकर के एक दूसरे के प्रति जो गुबार हैं जब तक भीतर बैठ के कमरों में नहीं निकल जाएंगे, अपने जो भी जिसकी बातें हैं वो नहीं निकल जाएंगी, तब तक मैं समझता हूँ कुछ भी होने वाला नहीं है। और वोटर भी तभी पिघलता है, वो एक बर्फ़ की तरह होता है। जब धूप निकलती है तो बर्फ़ तभी पिघलती है जब धूप निकलती है। जब आपके अंदर धूप आपके पास आने ही नहीं दे रही है, धूप आप अपने ऊपर नहीं आने दे रहे हो, तो वो आपका पिघलना बड़ा मुश्किल है। तो ये मैंने आपको बहुत गूढ़ बात बता दी है। राहुल गांधी अपनी बात क्लियर कर चुके हैं, अखिलेश यादव अभी भी अपनी बात को क्लियर नहीं कर रहे, मायावती भी खींचतान में फंसी हुई हैं, वो भी अपनी बात नहीं कह रही हैं। और मायावती जब तक अपनी गांठ नहीं खोलेंगी तब तक मैं समझता हूँ गठबंधन होना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ और मैं बोल दूँ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तीनों भी मिलकर के यदि चुनाव लड़ते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उसको एक चौथा कोण जरूर चाहिए और वो चौथा कोण है मायावती। निश्चित तौर पर छोटे मोटे दल हैं जो दल राजनीति कर रहे हैं उनसे काम नहीं बनने वाला, सीधा सीधा खेल है। मायावती आज भी लीडर है, मायावती का एक तबका है अधिकारियों में, कर्मचारियों में और वोटरों में। वो तबका जब तक क्लियर कट इस गठबंधन में शामिल नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ आगे के लिए जो रणनीति बने, उत्तर प्रदेश में एनडीए की मीटिंग होनी चाहिए, उसमें मायावती को निमंत्रण दिया जाना चाहिए और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और मायावती मिलकर के चारों दलों के नेता सीट के बंटवारे पर बिल्कुल आपस में झुक कर के बात कर लें और 1x1 की फाइट हो जाए तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मेरा अपना मानना है कि डबल अंक भी प्राप्त हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा अपना अनुमान है। मेरी 37 साल की पत्रकारिता है, मैं आज आपको क्लियर कर दूं तो मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने 1993 भी देखा है, 1992 में जब कल्याण सिंह की सरकार भंग हुई, उसके बाद उससे पहले 90 में मुलायम सिंह की सरकार भंग हुई, उसके बाद मुलायम सिंह का क्या हाल था वो भी दौर मैंने देखा है। और उसके बाद 1993 में केवल काशीराम और मुलायम सिंह मिल गए थे, तो वो एक नारा लगा था, आपको शायद मालूम है, उस नारे को मैं यहाँ नहीं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन उसके हिसाब से उससे बड़ा इस समय कांड कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कार सेवक मारे गए थे और उसके बाद मस्जिद ढहाई गई थी। तो इतने बड़े बड़े कांड हो गए, काम हो गए, उसके बावजूद भी मुलायम सिंह और काशीराम मिलकर के चुनाव लड़े थे यूपी में, तो पूरा धुआं कर दिया था उन्होंने। ये वोटर भी वही है, जनता भी वही है, सीटें भी वही हैं, प्रदेश की मिट्टी भी वही है और राजनीतिक दल भी वही है। उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि काशीराम जब तक मुलायम सिंह यादव से नहीं मिले थे तब तक वो संसद का मुंह नहीं देख पाए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने
उन्हें इटावा से अपने गृह जनपद से चुनाव लड़ाकर संसद में पहुंचाया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और तब वो बर्फ पिघली थी जाटव और यादवों के बीच, मुसलमान तो था ही साथ में, वो बर्फ पिघल करके काशीराम को बहुत भारी बहुमत से इटावा से संसद में भेजा गया था। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत मैंने यूनिक उदाहरण पेश किया है कि आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जीत हो जाएगी। इंडिया गठबंधन या वास्तव में गठबंधन करता है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी तितर बितर हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि वोटर जो इस समय उस जमाने से और इस जमाने तक बहुत समझदार हो चुका है। ठीक है, मंदिर बन रहा है, मंदिर अपनी जगह है, मंदिर से अब आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो मंदिर का मामला केवल एक शो है और वो शो ख़त्म हो जाने के बाद सब अपने उसी लाइन पर आ जाएंगे। वो लाइन आपको मालूम है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। आज भी संसद में देखिए, जो अभी पिछले दिनों 4-5 लोगों ने प्रदर्शन किया, उस मुद्दे पर अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है कि मसला क्या है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि मसला कोई था ही नहीं, मसला केवल बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का है। उस लड़की ने अपने जो नारे दिए थे, उन नारों से ही क्लियर हो गई सारी बात कि वे देशद्रोही नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है। उनका मकसद सिर्फ ये है, वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, उसे आज तक नौकरी नहीं मिली है, उसने अपने दिल का दर्द जो नारे लगाए थे उसमें छलका दिया और वो सबके सामने आ गया। पूरा देश समझ गया कि ये कोई किसी को मारने पीटने के लिए संसद में नहीं गए थे। तो नेचुरल सी बात है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे जनता समझ रही है। और अब मैं समझता हूँ कि ये जो रेवड़ी वाली जो संस्कृति है, उस पर भी अब किसी का ध्यान नहीं दिया हो रहा है। आम आदमी समझ रहा है कि मिलेगा तो मिलेगा, 5 किलो अनाज, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, करेंगे जो भी कुछ भी करेंगे। लेकिन अब ये सब चीज़ें जनता ये समझ रही है कि जो मैं समझता हूँ, मेरा जो अपना मानना है, कांग्रेस का जो एक राजकाज करने का तरीका था, जियो और जीने दो, वो इस रजीम में 10 साल के इस टेन्योर में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्यों? आप कोई भी बिजनेस डालो, सरकार के जो इंस्पेक्टर राज है वो पूरी तरह से उसे तंग करता है, पुलिस तंग करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो ठेल लगा करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं लोग, उन तक पर इस तरह की कहानियाँ गढ़ी जाने लगी हैं जिसमें कोई खुले में ये नहीं बेचेगा, वो नहीं बेचेगा। तो ये बातें इनको सब जनता समझती है। और वो 1-2 नहीं है, वो हर शहर में लाखों की तादाद में लोग हैं जो ठेलों पर अपना कारोबार कर रहे हैं। उन पर दुकानें नहीं हैं, वो कोई मॉल वाले नहीं हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग अपना रोज़ाना कमा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, रोज़ पी रहे हैं पानी, तो उनको भी जब तंग किया जाएगा तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या। आप समझते हैं, आदमी का दिल रोता है, आदमी लठ नहीं चला सकता। तो इसी लिहाज से मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ साथ आपको एकता के साथ लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपने फॉर्मूला लिया है, एक सीट पर विपक्ष का एक प्रत्याशी, निश्चित तौर पर आप पार हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये हम आपसे आज हम ये वीडियो मेरा पब्लिक डोमेन में है, आप आगे चल के देख लेना कि मैंने क्या कहा था। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें जब तक गठबंधन क्लियर नहीं करेगा बहुत, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। फिर तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। दूसरी बात, ये तो मैंने नीचे तबके के ठेल वाले और ढकेल वालों की बात करी है, गरीबों की बात करी है। अब जीएसटी की बात करता हूँ मैं। जीएसटी के मारे सारा व्यापार वर्ग परेशान है। इतना हाई लेवल का जीएसटी चल रहा है, 18%, 27%, 5% से लेकर के 12%। ये आखिर हो क्या रहा है? आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की, और भी कोई भी चीज़ें हैं,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेली यूज की चीज़ें होती हैं, सब पर जीएसटी वसूला जा रहा है, वो जीएसटी देना पड़ रहा है। तो इसका अब अर्थ क्या है कि आम आदमी परेशान है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, बहुत सी व्यापार कर लगता था, वो मुक्त होता था, तमाम चीज़ें थी लोगों को। मैंने वो दौर भी देखा है बचपन में कि जब चीनी पर लेवी लगती थी तो कंट्रोल में मिलती थी बाकायदे। चीनी वैसे जो है मिलती ही नहीं थी, लेकिन लेवी के जरिए हर आदमी को 1 किलो चीनी मिलती थी। वो ज़माना भी हमने देखा है। गेहूँ भी मिलता था, चावल भी मिलता था। आज बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके बावजूद भी आम आदमी को इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। दूसरी बात, लोगों की उजाड़ा जा रहा है। अभी देखिए लखनऊ में जो कांड हुआ है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का ही मसला है। विपक्ष के किस आदमी ने, किस नेता ने ये मामला उठाया, यदि मैं समझता हूँ वो 4 PM के एक चैनल के संपादक हैं संजय शर्मा, उन्होंने वो मामला उठा दिया तो वो लाइव हो गया और लाइव होने के बाद उसे देश दुनिया के सारे पत्रकारों ने देखा। वहाँ पर एक अकबरपुर नाम की कोई जगह है, अकबर नगर है कोई, उसको पूरा तरह से डैमेज करने की पूरी तैयारी कर ली थी और वो देखा था कि पुल के नीचे तमाम JCB मशीनें, ये वो, और औरतें चिल्ला रही हैं, उनके घर से छत छिन रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुद्दे हैं काम करने के। तमाम और भी चीज़ें हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय में जहाँ भी किसी को डैमेज करना है तो बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये बहुत कई मुद्दे हैं यदि उठाना कोई चाहे तो। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने अपने राज्य में जो सर्वे करा दिया है, जातिगत सर्वे, वो एक बहुत मारक चीज़ है। उससे जो नीचे का तबका है, नीचे की जो सामाजिक दृष्टिकोण वाली जातियां हैं, वो एकदम से जागृत हो गई हैं कि हम जब इतने हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, और जब कुछ लोग कितने हैं तो उनको सब कुछ मिल रहा है। तो ये बातें मैं समझता हूँ ये पूरे देश स्तर की बातें हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो बोल ही नहीं रहे, उन पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। अखिलेश यादव जरूर इस बात को उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उस हिसाब से ही फिर पैसे का बंटवारा होना चाहिए, बजट का बंटवारा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है उसको अभी तक तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन पर किसी भी प्रकार का कोई तोड़ दिखाई नहीं देता। अब देखिए मंदिर का इवेंट है, कितनी तेज़ी से, ऐसा कोई चैनल नहीं, ऐसा कोई अखबार नहीं जिसमें रोज़ाना भर भर के पेज अखबार छप रहे हों और चैनलों पे आधे घंटे के ऐड चल रहे हों। शायद आप नहीं देखते हों तो भाई ये एक अलग बात है, लेकिन मैं रोज़ देखता हूँ कि जो गोदी मीडिया है वो सरकार की गोद में बैठ करके बाकायदे पैसा वसूल रहा है। और जो लोग ये सब वसूल रहे हैं उनकी क्या औकात है कि नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी बोले? नहीं बोल सकते, क्योंकि आज का जो हालात है वो बहुत ही एकदम बदल गया है। हर चीज़ में क्रोनोलॉजी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति जो सी वोटर सर्वे आया है वो कहीं तक इंडिया गठबंधन को अब इससे सबक लेने की ज़रूरत है। तो आप देख रहे थे RB सिंह यादव एडिटर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे को आर्थिक सहयोग देने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।